बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 26 सितंबर है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में इसकी मज़ीद परतें खुलकर सामने आएंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस हवाले से बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस वीडियो में उन डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे और जो खदशा था कि अब इस मामले को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, अपने हामी सहाफ़ियों के ज़रिए, मीडिया हाउसेस के ज़रिए इस स्टोरी को नए स्पिन दिए जाएंगे, वो खदशा बिल्कुल दुरुस्त निकला। एक तो शहबाज शरीफ के सबसे करीबी और काबिल एतमाद साथी राना सनाउल्लाह, उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया और इस मामले पर जो गुफ्तगू उन्होंने की वो बहुत हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। इसी तरीके से जो मरीम नवाज़ हैं उनकी जानिब से और मुस्लिम लीग नवाज़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है उसके चंद इंतहाई अहम पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। आफ्टर शॉक्स जो हैं वो ऑडियो लीक्स के आने शुरू हो चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, राना सनाउल्लाह ने शहजाद इकबाल को जो जियो टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू दिया उसमें जो सवालात थे उनका जवाब उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब दिया। वो सवाल जो है वो जाहिर है कि बहुत बड़े फोकस्ड क्वेश्चंस थे कि पाकिस्तान के इंतहाई अहम नेशनल सिक्योरिटी के मामलात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिस्कस होते हैं और इस किस्म की ऑडियोज़ का लीक हो जाना, किसी एक ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ जाना जो इनको नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकता है, ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकता है, या फिर पाकिस्तान के अहम कौमी राज पब्लिक डोमेन में डार्क वेब पर किसी भी शख्स को भेज सकता है। जब इस किस्म के सवालात किए जा रहे थे तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि देखें जी, पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी वीडियोज़, अच्छा उन्होंने ऑडियोज़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, वीडियोज़ लीक हुई हैं या जिस किसी ने भी इनको रिकॉर्ड किया है तो इनसे जो हमारी बेहतर गवर्नेंस का और साफ़ और शफाफ तरीके से काम करने का अंदाज़ा हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म के जो अल्फाज रिकॉर्ड होकर सामने आए हैं उनसे भी हमारी सारी बात वाज़े है। और जो हमारी 3-4 वुज़रा की ऑडियोज़ सामने आई हैं तो वो भी एक रूटीन की डिस्कशन है और मेरे ख़्याल में हमने ये डिस्कशन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अलावा मेरे दफ्तर में 2 मरतबा हुई है, पार्लियामेंट लॉजेस में ये गुफ्तगू होती रही है, स्पीकर चैम्बर में भी ये गुफ्तगू होती रही है। अब ये कहाँ पर रिकॉर्ड हुई इसका तो पता चलेगा, लेकिन इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। देखें आजकल प्राइवेट लोग भी ये फ़ोन हैक कर लेते हैं। अगर हम 5 लोग बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं और हम में से किसी एक का भी फ़ोन हैक है तो वो सारी गुफ्तगू सुनी जा सकती है। तो ये तो इंक्वायरी में जाकर पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है कि नहीं हुई। ये चीज़ें तो आजकल आम हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई सीरियस नोट होना या लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का महकमा है, इनको देखना, इनके इस तमाम मामलात को देखना ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की ज़िम्मेदारी है। और वो ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, किसी का टेलीफोन हैक हो गया, ये इस किस्म की गुफ्तगू कोई भी प्राइवेट बंदा जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, लिहाजा इसके ऊपर कोई सीरियस नोट होना या लेना नहीं चाहिए। इस पर शहजाद इकबाल जो ये कहते हैं कि राना साहब मैं आपकी इस बात पर हैरान हूं कि आप इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि वो जो गुफ्तगू है वो डैमेजिंग नहीं है बल्कि नून लीग की अच्छी गवर्नेंस साबित करती है। राना साहब इस गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म को सुना जा सकता है, ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। अब बात ये हो रही है कि कुछ हसास डेटा डार्क वेब पर पड़ा हुआ है, अगर ये गुफ्तगू हो सकती है तो दूसरी गुफ्तगू भी टेप हो सकती है, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू हो सकती है। आप कैसे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इससे हमारी गुड गवर्नेंस साबित हो रही है। इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रिकॉर्ड हुई है, और जो बात वज़ीर-ए-आज़म ने अपने स्टाफ से की हो सकता है उन्होंने आम फ़ोन पर यह बात की और वहाँ से रिकॉर्ड हुई हो। इसके ऊपर फिर वो मामला क्योंकि तवील है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने का मकसद ये था कि जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने बेसिकली इस मामले को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म आज पहुँच जाएंगे, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था लेकिन उसका मतलब यह है कि आज पहुँच जाएंगे और उसके बाद जो है वो एक इंक्वायरी होगी और फिर इंक्वायरी के नतीजे में जो है हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, उससे पहले किसी नतीजे में पहुँचना दुरुस्त नहीं है। बाज़ मीटिंग्स में हम फ़ोन बाहर रखवा देते हैं जो सेंसिटिव होती हैं, लेकिन बाज़ में इसका एहतियात जो है वो नहीं की जाती। हमारा कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिस पर पकड़ो। इसके ऊपर शहजाद इकबाल उनसे कहते हैं कि ये जो दामाद आला है, दामाद आला का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल किया, जो राहिल मुनीर साहब हैं जो मरीम नवाज़ के दामाद हैं, उनकी जो सिफारिश की जा रही है ये, और फिर वो जो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ये तो बिल्कुल आपके अंदर की कहानियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। इस पर आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? तो
राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि राहिल मुनीर, ये जो मरीम नवाज़ के दामाद का मामला है, हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे हल्के में कोई भी सियासी बंदा, हम सियासी लोग हैं, हमारे पास आता है, हमें काम का बताता है, वो हम काम फॉरवर्ड कर देते हैं। ये ब्यूरोक्रेट का काम है कि वो हमें बताए कि इसके ऊपर ये काम करना दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, तो फिर उसके नतीजे में वो फैसला किया जाता है, तो हमारी बात तो दुरुस्त साबित होती है। यहाँ आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। ये जो 3 ऑडियोज़ सामने आई हैं, इन ऑडियोज़ में कोई ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद नहीं है, कोई ऐसा धमाका खेज मवाद नहीं है जो फट जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें ज़बान ज़द-ए-आम है, सबको मालूम है कि ये लोग इस तरीके से करते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, उन्होंने इस बात पर कि उनकी भतीजी अंकल शहबाज को ये सिफारिश कर रही है कि मेरे दामाद का पावर प्लांट का बकिया हिस्सा मंगवा लिया जाए इंडिया से, इसके हवाले से जो सिफारिश कर रही हैं, जो तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे मुबैना तौर पर वो ये बात कर रही हैं, तो वो उस बात के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म का ख़दशा ये है कि इस पर क्रिटिसिज्म होगा, इस पर फ्लैक आएगा, इसके ऊपर तनकीद होगी, मीडिया बोलेगा, इसके ऊपर सियासतदान बोलेंगे, लिहाजा ये काम ना किया जाए, बाकी काम तो हम नेशनल वे में कर लेंगे। ये था जवाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। उनका ये जवाब नहीं था कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि हमने इंडिया से दरामद नहीं करना। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हक़ में मौजूदा ये पॉलिसी बेहतर है। इम्पोर्ट के हवाले से जो हमने नाफिज की हुई है, हम तो बच्चों की चॉकलेट्स नहीं आने देते, हमने तो टेलीफोन्स के ऊपर ये मामला रखा हुआ है। हम आम इस्तेमाल की चीज़ें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने खून पसीने की कमाई से प्राइवेटली एज एन इंडिविजुअल अपनी इस्तेमाल के लिए लाने की कोशिश करते हैं, उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर जलील किया जाता है, कस्टम ऑफिसर्स उनका सामान जो है वो जब्त कर लेते हैं। लिहाजा ये हम कैसे अलाउ कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत आएगा, इसके ऊपर तनकीद बहुत होगी, लिहाजा ये ना किया जाए। तो ये है वज़ीर-ए-आज़म का हाल। जो स्पिन दिया गया, जियो टेलीविजन के ऊपर हेडलाइन चलती है, जियो टेलीविजन की 41 सेकंड की हेडलाइन है। सुने उन्होंने वहाँ पर क्या कहा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वतीरा है, ये असल मामला है। ये कि हम अपने हल्के के लोगों का ख्याल रखते हैं और हल्के के लोगों की वजह से और अवाम की वजह से हम ये फैसले करते हैं और हम सियासी लोग हमें ये करना पड़ता है। ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां लोगों को जिस तरीके से सुनाई जा रही हैं, लोग अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं, वो बिल्कुल उनके जहन माऊफ नहीं हुए हुए। ये जो आप बात कर रहे हैं, जियो टेलीविजन पर हेडलाइन चलती है कि मरीम नवाज के दामाद के भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करने के मामले का ड्रॉप सीन। वफाकी हुकूमत ने 2020 में भारत से हर तरह की दरामद पर पाबंदी लगाई थी। मरीम नवाज के दामाद के पावर प्लांट का 60% काम 2020 से पहले मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त ये सवाल सामने आया था कि पाबंदी से पहले शुरू होने वाले मंसूबों के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया था कि पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, अगरचे आपके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन पॉलिसी में तब्दीली के सबब अब आपको मुतबादिल ज़राए हासिल करना होंगे। हुकूमती फैसले के बाद मरीम नवाज के दामाद ने मशीनरी की दरामद के लिए चीन से राबता कर लिया था। जब आप इस हेडलाइन को सुनते हैं और इस मौक़िफ़ को सामने रखते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। अगर एक शख्स ने जो है वो पहले से इस किस्म का प्रोजेक्ट ऑर्डर किया हुआ था और उसका पावर प्लांट जो है वो पहले से ऑर्डर था, आधी मशीनरी आ गई थी, आधी मज़ीद आने देना चाहिए थी, या जो बाकी आ गई है उसको वापस, जो राना सनाउल्लाह ने बात की या जो इनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप इस पूरी ऑडियो कन्वर्सेशंस, ये जो 5-6 लीक सामने आई हैं, जब आप उनको सुनते हैं तो मरीम नवाज़ जो हैं वो इसमें ज़्यादती की बात नहीं कर रही। वो अपने दलील के तौर पर ये नहीं कह रही कि अवाम का मसला है, ये सियासतदानों, ये जो है वो हमारे हल्कों का मसला है, ये क्योंकि इस किस्म के तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये मामला हुआ होगा। वो अपने अंकल को कायल करती हैं ये कहकर कि ये मेरी मीडिया मैनेजमेंट में मदद देता है, ये मखसूस मीडिया ग्रुप्स को हैंडल करता है, ये ख़बरें प्लांट करवाने में मदद देता है। मुबैना तौर पर ये ऑडियो जो है वो ज़ाहिर है कि इसकी क्योंकि तरदीद नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ऑडियोज़ ठीक हैं, तो फिर अब तो हम यही तसव्वुर करेंगे कि ये मुबैना नहीं है, ये दुरुस्त है, इनके कंटेंट को दुरुस्त तस्लीम किया जाए। तो उसमें तो मरीम नवाज़ और वो जो दलाइल हैं वो ये दलाइल हैं कि ये जो शख्स है, ये शख्स मेरी मीडिया मैनेजमेंट में मदद देता है, मुझे स्टोरियाँ प्लांट करवाने में, अपने नैरेटिव को बनाने में, अपने सियासी गेंस में मदद देता है, लिहाजा इसको ये फेवर दी जाए। उनको भी मालूम है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़लाँ शख्स की फ़लाँ खिदमात हैं तो उन खिदमात के नतीजे में ये सब कुछ किया जाए। ये है वो मजाक जो हो रहा है। और ये जो कहानी है कि अवाम और फैसले सियासी, तो ये जो कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम है इस मुल्क में, ये कोई आम बात नहीं है। एक SRO इशू होता है, उससे पहले किसी मखसूस सियासतदान का मखसूस औलाद में या
करीबी, इंतहाई करीबी रिश्तेदार समझ लें या फ्रंटमैन समझ लें, वो जापान से 4-5 हज़ार गाड़ियों की लॉट जो है वो बुक कर चुका होता है। वो आके दुबई में किसी जगह पर एक पोर्ट पे मौजूद होती है, एक SRO इशू होता है, उस SRO के फ़ौरन बाद वहाँ से जहाज़ पर लाद कर वो गाड़ियाँ कराची पोर्ट के ऊपर लैंड करती हैं और फिर वो SRO वापस ले लिया जाता है। ना कोई पॉलिसी, ये कानूनी तरीका होता है, इसको आप वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इसी तरीके से आप एक नए शहर का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, उसको लॉन्च करने से पहले आपको मालूम होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। आप करते क्या हैं, आपने फ्रंट मैनों के जरिए आप वहाँ पर जो ज़मीन कोड़ियों के दाम बिकती है, जो हज़ार रुपए कनाल पे बिकने वाली ज़मीन है, वो मैं माजी की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आप कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, आप ज़मीन जो है वो वहाँ के आपके फ्रंटमैन हज़ार रुपए कनाल के ऊपर उठा लेते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कीमत उसकी बढ़ जाती है, वो जो 1000 रुपये पे उठाई हुई थी वो 50,000 पे चली जाती है, यानी कि 50 गुना उस जगह का रेट बढ़ जाता है। जब उसका रेट बढ़ जाता है आप उसको बेच देते हैं, उसके बाद वो मंसूबा आगे नहीं चलता, ठप हो जाता है। आपने जो पैसे बनाने हैं आपने बना लिए। इसी तरीके से ये किसको नहीं मालूम कि ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये फाइनेंसर है, ये सपोर्टर है और ये खुद भी सियासत का हिस्सा है। ये इलेक्शंस लड़ते हैं और इस मुल्क में कौन से ट्रांसपोर्ट माफिया हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं अगर रेलवे का निज़ाम बेहतर हो जाए। जिन जिन शहरों में आप इजाफी ट्रेनें चला सकते हैं आप नहीं चलाते, ट्रेनों को बर वक्त आप इस वजह से नहीं चलाते क्योंकि अगर ट्रेन बर वक्त आएगी, आरामदेह सफ़र होगा, लोग उस पर बैठेंगे कम खर्चे में। अगर लिया का रहने वाला कोई शख्स रावलपिंडी पहुंच सकता है, कोई मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला शख्स लाहौर अगर जल्दी टाइम पर पहुंच सकता है ट्रेन के आरामदेह सफ़र के ज़रिए, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट क्यों इस्तेमाल करेगा। तो आप रेलवे को बिठा देते हैं, उसके नतीजे में ये होता है। इसी तरीके से ये जो लोड शेडिंग है, ये किसको नहीं मालूम कि जिस वक्त गर्मी शुरू होगी, तलब बढ़ेगी और आपको इजाफी जो है वो मेगावाट्स की ज़रूरत है और आप इस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। लेकिन नहीं, पहले 1-1.5 महीने लोड शेडिंग का अजाब ऐसे रखना है, तासुर ये देना है कि ये मामला ठीक नहीं होगा। इस दौरान जिसने अपनी बैटरियां बेचनी है, जो जनरेटर इंपोर्ट कर चुका है चीन से, मुख्तलिफ जगहों से, जब वो बिक जाएंगे और फिर लोड शेडिंग के मामले को, तसलसल को बरकरार रखें ताकि फलां शख्स जो है वो सोलर पैनल इंपोर्ट करके, रिन्यूएबल एनर्जी बड़ी अच्छी बात है, और हम उसको बेच देंगे और हमारे जो प्रॉफिट्स बनने हैं वो प्रॉफिट बनेंगे। ये वाले सारे काम, फिर अंडे और मुर्गी का रेट इस मुल्क में कैसे तय होता है और कौन अंडे और मुर्गी का किंग कहलाता है, उसकी मार्केट को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, ये भी, इसमें भी सियासी फैसले जो हैं वो भी शामिल होते हैं। और फिर चीनी आटे का रेट, आप दरामद को थोड़ी सी किसी एक चीज़ की लेट कर दें और उसके नतीजे में आपके पास पहले से ज़ख़ीरा मौजूद हो, कीमत बढ़े, आप बेच दें। अब इस सारे मामले पे जस्ट क्योंकि अभी भी ये एक डेवलपिंग स्टोरी और इसकी मुख्तलिफ परतें खुलेंगी और हो सकता है कि मज़ीद ऑडियो लीक सामने आएँ, बड़ी भांत के तबसरे किए जा रहे हैं, बोलियाँ बोली जा रही हैं। एक ट्वीट जो है वो अरसलान खालिद साहब ने किया। आपको मालूम है कि वो इमरान खान साहब के डिजिटल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, उन मामलात को देखते थे। अब वो IT के महकमे को पंजाब में देख रहे हैं। उन्होंने एक बात, जो उनकी ट्वीट है, वैसे तो जाहिर है कि उनका अपना एक पार्टी का मौक़िफ़ है और वो उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन इनकी तमाम गुफ्तगू में एक बात बहुत अहम है जो उन्होंने बात की। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि असल सवाल तो यह है कि 100 घंटों से ऊपर की रिकॉर्डिंग हुई कैसे, क्या वज़ीर आज़म हाउस को बग किया गया हुआ था, वज़ीर आज़म हाउस में खारजा पॉलिसी समेत तमाम हसास मौज़ूआत पर भी बातचीत होती है, तो क्या ये सब डाटा अब हैकर्स के हाथ में है। लेकिन फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि ये सियासी इशू नहीं, पाकिस्तान पर साइबर हमला है। जब तक आप इसको एज ए साइबर अटैक ऑन पाकिस्तान कंसिडर नहीं करेंगे और इसकी बड़ी जामे किस्म की तहकीकात नहीं करवाएंगे, बजाय इसके कि आप इसको नॉर्मलाइज कर दें, क्योंकि ये जो 3 बातें आई हैं ये तो हमारे फेवर में जा रही हैं, तो आपके लिए ये नॉर्मल बात है। ये जो हैकर्स हैं या किसी भी शख्स ने, इसमें 2 सवाल बहुत अहम है। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान में ये सलाहियत किसके पास है, कौन से 3 ऐसे इदारे हैं जो ये काबिलियत रखते हैं। उसमें पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री दोनों हसास एजेंसीज शामिल हैं। अगर तो उन्होंने रिकॉर्ड किया और उनका रिकॉर्ड करदा डेटा हैक होकर बाहर किसी हैकर के पास पहुंच गया, तो ये बहुत ही, उनका रिकॉर्ड करना एक अलग से सवाल है, और उनका अगर रिकॉर्डेड डेटा जो है वो किसी ने हैक कर लिया तो एक अलग सवाल है। और फिर अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किया है, अगर कोई डिवाइस लगाकर बग किया गया है, तो ये एक अलग से सवाल है। और अगर किसी की नॉर्मल टेलीफोन जो है उसको हैक किया गया, वो भी सलाहियत किसके पास हो सकती है। ये वो तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर एक बड़ी सीरियस पॉलिसी की ज़रूरत है। इट्स अ
साइबर अटैक। ये मामला बहुत कोई आम मामला नहीं, मैं क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में तफसील बता चुका हूँ कि इसको किस किस तरीके से किन किन भयानक और घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आई नॉट गो इनटू दैट डिटेल। अगली वीडियो में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ लंदन में, उसके हवाले से चंद इंतहाई अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।